आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखा जाए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी को अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ ब्रांचेस को समझ लेते हैं। स्कोप या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि पहला है यहाँ पर प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या है? अब हम लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजी में साइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए पहले आ जाता है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जो सामान्यतः सभी व्यक्ति के ऊपर रूल करती है, या हम इसके अंदर फंडामेंटल रूल्स को लेके आते हैं, जिसमें हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं। कुछ ऐसी साइकोलॉजी की थ्योरीज हो सकती है जो इंसान के बिहेवियर के बारे में बात करती है। जनरल साइकोलॉजी में हम लोग ऐसे प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंसान के बिहेवियर के साथ जुड़ाव होता है। दूसरा होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग इंसान के बिहेवियर को, जो कि अनयूजुअल है, एक व्यक्ति ने कुछ बात किया, दूसरे व्यक्ति ने उसका प्रत्युत्तर सही नहीं दिया है। जैसे कि एक व्यक्ति ने पूछा आप कहां से आ रहे हो, है ना? इस व्यक्ति ने, ए ने बी से पूछा आप कहां से आ रहे हो, लेकिन इसका जो उत्तर है वो रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, उसके क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या एबनॉर्मल साइकोलॉजी में रखते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, उसके कॉजेस, ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब होता है जब हम अपने परिवार से बाहर होते हैं, सामाजिक स्तर पर होते हैं, तो सामाजिक स्तर पे हमारा लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, या उस ग्रुप में हमारा क्या बिहेवियर है, जिस ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, अलग अलग जाति धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग छोटे बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर मान के चलो आप लोगों से बात कर रहे हो तो वहां पे अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी सामाजिक स्तर के देखी जाए तो एक भीड़ में जब आप खड़े होते हो तब पब्लिक के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है, हम उसे सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एक आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम बायोलॉजिकल तरीके से इंसान के बिहेवियर को पढ़ते हैं, इंसान कैसे बातों को सुनकर बॉडी का जो रिएक्शन है वो किस तरह से होता है, ये हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो ये एक्सप्लेन करती है कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस के आधार पर इंसान का बिहेवियर कैसा है। अब कोई व्यक्ति एंगर मूड में आ गया, कैसे पता चलेगा? वो हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करे, हो सकता है कि वो लड़ाई करने के लिए कोई ऐसी स्टिक का यूज करे, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करे। तो ये हम साइकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी का मतलब है एक ऐसा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो कहीं ना कहीं रीबर्थ या टेलीपैथी या एलाइड प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। एक पैरासाइकोलॉजी है ना, पैरासाइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंसान अपने रूप को बदल सकता है, इंसान दोबारा जन्म लेने के जैसे बातों के बारे में बातें कर सकता है। एक्स्ट्रा सेंसरी, एक्स्ट्रा वो सोचने लगता है, बहुत एक्स्ट्रा सोचने लगता है। एक आता है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप ऑफ अ फिजिकल एनवायरमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल एंड बिहेवियर। एक इंसान पर, इंसान का जो बिहेवियर है उसका एनवायरमेंट को चेंज को लेके क्या प्रभाव पड़ा है, उसे हम जियो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अचानक से मौसम बदल गया, अब लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, लोगों की साइकोलॉजी क्या रहेगी, लोगों का व्यवहार क्या रहेगा, एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या रहेगा, वो सब हम लोग जियो साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम ऐसे कारक पढ़ते हैं, ऐसा तरीका पढ़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। एक इंसान छोटे जन्म से लेके एक बुढ़ापे तक जहां वो रहता है उसका बिहेवियर बदलता है, उसका लोगों के साथ बिहेवियर बदलता है, वक्त वक्त के अनुसार बदलता है। अगर आप कहोगे कोई व्यक्ति 3 साल का है, उसका बिहेवियर अलग होगा, और यही व्यक्ति जब 30 साल का हो चुका होगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा। ये कहां है? ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है।
जिसके अंदर हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशन को देखते हैं कि कैसे एक ग्रोथ और डेवलपमेंट इंसान के बिहेवियर में बदलाव लाता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब है एक ऐसी साइकोलॉजी जिसमें हम ये तरीके पढ़ेंगे जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, हम लोग लोगों के बिहेवियर के कारणों के बारे में समझेंगे कि कोई इंसान एकदम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। हम लोग ऐसी रिसर्चेस करने वाले हैं जो रिसर्चेस इस तरह से डिस्कवर करेगी, अंडरस्टैंड करेगी कि कैसे इंसान अपने जर्नल कोर्सेस ऑफ बिहेवियर में चेंज लेके आता है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो जाती है जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। और दूसरा, पहला था नेचुरल तरीके का, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट है साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। अब देखिए अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अप्लाइड का मतलब होता है जहां पर हम व्यवहार में कुछ ना कुछ अप्लाइड करेंगे। हम साइकोलॉजी को कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग स्कोप पढ़ रहे हैं, हम लोग उसके कहां पर इनका इस्तेमाल करें इसको पढ़ रहे हैं। तो पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ दिमागी रूप से बीमार होते हैं, कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कुछ तो सिर्फ अपने सोच विचार के प्रति ही आते हैं कि उनके सोच विचार सही नहीं चल रहे हैं, वो टेंशन में रहते हैं, और कुछ पर्टिकुलर डिजीज के रूप में आते हैं। तो हम लोग एक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, एक पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है। हर एक व्यक्ति इंडस्ट्रीज तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट में रखता है जहां पर वो अलग अलग छोटे से लेके बड़े पद वाले व्यक्तियों के बीच में काम करता है। ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत है और जो थ्योरीज और जो टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल तरीके से हम लोगों के व्यवहार के बारे में और इंडस्ट्रीज के साथ उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति जहां पे काम करता है उसके प्रति वो क्या सोचता है, क्या उसका बिहेवियर है, और इस तरह की बहुत स्टडीज भी देखी गई हैं। नेक्स्ट आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम लीगल तरीके से चीजों को समझते हैं, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल्स हो सकता है, ऐसे केस में क्रिमिनल कैसे सोचता है, तो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है जिसमें हम लोग एक लीगल तरह की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं या समझते हैं। ये हमारी हेल्प करती है आगे जाके बहुत सारी जगहों पर। एक आता है आपके मिलिट्री साइकोलॉजी में भी आता है, जैसे कि आप मिलिट्री के क्षेत्र में आप साइंस में समझने की बात करते हो तो वहां पे भी आप उनका बिहेवियर को समझ सकते हो। एक होता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी का मतलब है पॉलिटिक्स के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम कहीं एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और एक बच्चा जो होता है जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एकेडमिक्स के आने वाले इश्यूज को लेके उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। छोटे बच्चे को असाइनमेंट आज मिला, कल 2 मिले, परसों 3 मिले, असाइनमेंट बढ़ते जा रहे। ऐसे केस में एक एजुकेशन जिसे बच्चा पढ़ रहा होता है उसमें उसके इमोशनली या कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसको कहीं ना कहीं एक व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से नेचुरल और अप्लाइड, या एक नॉर्मल और एक अप्लाइड तरीका है जिसमें हम इंसान के जिंदगी में साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजी को अलग अलग स्कोप में देख रहे हैं। एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंतर्गत आता है वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अभी आपने पढ़ा कि साइकोलॉजी को हम 2 जगह पे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे उसके मेथड्स के बारे में। आखिर वो कौन सा मेथड्स है ना, कौन सा मेथड्स है। तो यहां पर मेथड्स की अगर हम लोग बात करें, पहला मेथड यहां पे निकल कर आता है वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? क्या कोई व्यक्ति अपने आप को या अपने बिहेवियर को इंसान समझ सकता है? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। और इसका मतलब होता है कि हम अपने अंदर झांकते हैं, जो कि एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहलाता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड मींस हर एक व्यक्ति अपने व्यवहार को खुद समझता है। इसके कुछ गुण हैं,
कुछ इसके दोष है। अब इसके गुण की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा फंडामेंटल मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम खुद ही ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को कर सकते हैं। ये इसका एक गुण है, हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग डायरेक्ट जो इंटरसेप्शन है या डायरेक्ट जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी हमारा मन करेगा इमीडिएट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके को कर सकते हैं, एग्जैक्ट नॉलेज को हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हमें हमारे व्यवहार के प्रति पूरा हमें एनेबल करता है कि ठीक है, हमें अपने व्यवहार को अच्छे से समझना चाहिए। अब इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। अगर दोष देखें तो नॉट एप्लीकेबल फॉर द चिल्ड्रंस और एनिमल्स। आपको पता है कि छोटा बच्चे में इतनी समझ नहीं है कि वो अपने व्यवहार को समझ सकता है, पशु में ये बिल्कुल नहीं है। और इवन अगर कोई व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड है तो वो भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो एंड्रोसेप्शन का बहुत जरूरी, एंड्रोसेप्शन मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार को खुद समझता है, ये उसका एक गुण है। वो डायरेक्ट समझ सकता है, अपने बिहेवियर को पूरी रीति से समझ सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड है तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, है ना। ये बिल्कुल प्राइवेट अफेयर्स है, आप इसे बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं कर सकते। और वेरीफाइड की बात करें तो हमेशा दूसरा व्यक्ति वेरीफाइड करता है। तो ये मेथड जो खुद को समझने वाला है, दूसरा व्यक्ति आपको खुद नहीं समझ सकता, वो दूसरे तरीके से समझेगा, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकता, पर वो आपका इंट्रोसेप्शन मेथड इसके अंतर्गत नहीं आता। दूसरा मेथड्स जो है वो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर ऑब्जर्वेशन मेथड को आप समझने की कोशिश करें, इसके अंदर हम लोग हर एक व्यक्ति के बिहेवियर को समझते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन मीन्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है। ये ए व्यक्ति है और ये दो व्यक्ति है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व कर सकता है, दूसरा पहले व्यक्ति को ऑब्जर्व कर सकता है। ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्व मेथड कहलाएगा। ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर अंडर द नेचुरल कंडीशन बाय अदर इंडिविजुअल एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ देयर परसीव बिहेवियर बाय देम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नेचुरल कंडीशन के दौरान उसके बिहेवियर को समझता है, उसको एनालिसिस करता है और वो उसे समझकर क्या कर सकता है, उसके बिहेवियर को अच्छे से पता कर सकता है। मुझे अगर किसी के बारे में समझना हो तो मैं सिर्फ शांति खड़ा रह के उसके बारे में देखूंगा और जैसे वो रिएक्ट करेगा वैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि इसका बिहेवियर किस तरीके का है। इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, नोट कर सकते हो बिहेवियर को, एनालिसिस कर सकते हो बिहेवियर को, और इसको हम लोग जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी का बिहेवियर सही नहीं है तो हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसके कुछ गुण हैं, जैसे कि एक इकोनॉमिकल है, नेचुरल है, फ्लेक्सिबल है। इकोनॉमिकल क्यों है भाई? मैं आपको क्यों ऑब्जर्व करूं? आप मुझे पैसे दोगे ना तभी तो ऑब्जर्व करूंगा, मैं तो नहीं करने वाला। तो ऐसे ये इकोनॉमिकल है। इसमें जो डाटा है which is a study through the observation can be analyzed, measured, classified and interpreted। इसमें जो आपको डाटा मिलता है ना, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और आप उसको बता भी सकते हो। इसका जो रिजल्ट होगा आप उसे वेरीफाइड कर सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का बारे में ऑब्जर्व किया है। दूसरे व्यक्ति ने ए व्यक्ति को हायर किया है, पैसा दिया है इकोनॉमिकल तरीके से कि वो उसको ऑब्जर्व करे। तो हम बहुत बार ऐसे देखते हैं लाइफ के अंदर कि एक व्यक्ति दूसरे साइकोलॉजिस्ट को हायर करता है कि वो उनके बात करे, उनसे कम्युनिकेट करे, ताकि वो रिजल्ट को पता कर सके कि आखिर वो कहाँ है, किस तरह की परिस्थितियों में है। तीसरा आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये एक्सपेरिमेंटल क्या है? एक्सपेरिमेंटल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे क्लियर है कि ये एक्सपेरिमेंट है। Experimental method is considered as the most scientific objective method of the study behavior, है ना। most scientific objective methods of study behavior, ये एक साइंटिफिक तरीके का है। सबको पता है कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ह्यूमन बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, स्टडी इज यूज टू स्टडी द कोज एंड द इफेक्ट ऑफ ए रिलेशनशिप रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर। आप इंसान के रिलेशनशिप के दौरान उनके बिहेवियर को समझते हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है,
सेम तरीके से आप उनको समझ सकते हो। इसके कुछ तरीके होंगे। पहला तरीका है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने यहां पर है, इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक, स्टडी टू इफेक्ट द स्मोक ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी व्यक्ति के जो स्मोकिंग करता है उसके शारीरिक और मानसिक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर हम अपना प्रेडिक्शन लेके आते हैं। हम ये प्रेडिक्शन लेके आते हैं, अंदाजा लगाते हैं, टेंटेटिव एक हम लोग आंसर देते हैं टेंटेटिव तरीके से कि ठीक है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, पक्का इसको कैंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट में। हम अपना क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तीसरा होता है हम इसमें पता लगाते हैं कि आखिर इसमें जो किया है आखिर उसका कारण क्या है, कैसे ये है, ऐसा कैसे काम कर सकता है। तो हम लोग पता करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ विच वी कांट टू स्टडी विल द कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अदर द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें दैट स्टैंड्स फॉर द कॉजेस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट ऑफ द कॉजेस। तो यहां पर दो चीज आ गया, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इन्होंने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉजेस है ना, ये क्या है हमारा कारण है, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्ट ऑफ द कॉजेस के। इस कारण का क्या है, विशेषता है, इस कारण की क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है। अब स्मोकिंग जो किया है व्यक्ति ने उसका कारण क्या होगा। अब देखिए यह हम ऐसे कह सकते हैं, हमने एक प्रेडिक्शन किया था, हम लोगों ने एक सोचा था, हमने सोचा था इस व्यक्ति को कैंसर होगा। मैं यहां लिख लेता हूं, अभी मैं यहां पे लिखता हूं इसको, एक सेकंड। हमने सोचा था इसको कैंसर होगा, ठीक है, हमने सोचा इसको कैंसर होगा। अब इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया वो कारण है, ठीक है। कारण अब देखिए क्या है कारण, हम लोगों ने इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखा। कारण क्या था कैंसर का, वो था स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग था, ठीक है, स्मोकिंग था। लेकिन आपने इसकी विशेषताएं नहीं समझी, है ना, आपने इसकी विशेषताएं नहीं समझी। विशेषता का मतलब था कि स्मोकिंग किसे प्रभावित करेगी, आप इसे समझ लो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो पर्टिकुलर चीजों का कारण होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड होता है। और बेहतर समझने के लिए मैं इसको दोबारा से आपको बेहतर समझाऊं तो अब आप देखेंगे आपको इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। देखिए हमारे फेफड़े खराब हुए, है ना, फेफड़ों में कैंसर हुआ, ये एक स्टेटमेंट है। अब फेफड़ों में कैंसर होने का कारण क्या था, कारण था स्मोकिंग। लेकिन क्या स्मोकिंग के तुरंत फेफड़ों में कैंसर हुआ, नहीं। फेफड़े कहां हैं, फेफड़े कहां हैं भाई, ये हमारे शरीर में है। तो फेफड़ों में कैंसर होने से पहले उसने स्मोकिंग किया, स्मोकिंग का प्रभाव शरीर पर आया और शरीर में फिर कैंसर डेवलप हुआ। हमने शुरुआत में जब किसी व्यक्ति को स्मोकिंग करते हुए देखा तो हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई इसको कैंसर हो जाएगा बड़े आसानी से, ये हमारा प्रेडिक्शन था। तुरंत हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हमने देखा उसको कैंसर हुआ। तो कैंसर हुआ कैसे, इस कैंसर के स्टेटमेंट में एक तो है हमारा कारण जिसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर होता है, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं वो एग्जैक्ट कारण होगा, और डिपेंडेंट एग्जैक्ट कारण के ऊपर निर्भर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल निर्भर करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। अब यहां पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिस्ट होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को या मेंटल हाइजीन ऑफ द क्लिनिक्स चलाते हैं या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से कारणों का पता लगाना, किन कारणों का, कि कोई व्यक्ति एंजाइटी में तो नहीं है, कोई डर में तो नहीं है, या कोई माल एडजस्टमेंट किसी की लाइफ में तो नहीं है। तो मतलब हम ऐसे समझते हैं इसको कि जब कोई व्यक्ति किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिख लेता है और पूरी डिटेल्स लिखने के बाद उसके ऊपर वो स्टडी करता है। ये उसका उद्देश्य होता है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर पूरा स्टडी करूंगा कि आखिर इसका परिस्थिति या इसकी अंदर जो चेंजेस आए हैं उसका कारण क्या है, अब इसके लाभ क्या होंगे, है ना, इसके मेरिट्स क्या होंगे। तो केस हिस्ट्री जब हम बनाते हैं तो हमेशा हमें पता होता है ना कि हम एक तो कारणों का पता लगा सकते हैं और फिर हम उनके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको दे सकते हैं। मान के चलो आप एक डॉक्टर हो और आपने यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देना है, आप कैसे ट्रीटमेंट दे दोगे? आप पहले उसके कारण तो लिखोगे। आपने लिखा इसको एंजाइटी है जी, अब एंजाइटी का ही तो आप ट्रीटमेंट दोगे, लिखोगे नहीं तो क्या ट्रीटमेंट देंगे हम लोग। सो मेरिट लाभ होंगे दैट टू फाइंड the actual causes of a problem, then we can suggest a possible solution. केस स्टडी हमें एक सोर्स ऑफ डाटा प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक डेवलपमेंटल मेथड। अब जेनेटिक डेवलपमेंटल मेथड क्या होता है? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट जो है, एक साइकोलॉजिस्ट की अगर आप लोग बात करें, साइकोलॉजिस्ट की अगर आप बात करें तो यहां पर इंसान का जो बिहेवियर है, अगर आप इसे डेवलपमेंटल मेथड की तरफ से देखें तो क्या ये डेवलपमेंटल मेथड उसी समय था? नहीं था। एक व्यक्ति पहले 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का हुआ, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक उसकी उम्र बढ़ती रही। अब देखिए लिखा क्या है, स्टडी नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन ए पर्टिकुलर टाइम। आपने ऐसा नहीं कहा है। जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड ये नहीं कह रहा है कि आप 6 साल की बात करो, नहीं, वो कह रहा है कि जो उसका डेवलपमेंट है बर्थ से लेकर डेथ तक का, उस दौरान जो प्रभाव आएंगे, क्या वो हेरिडेटरी थे माता पिता से, क्या वो एनवायरमेंटल थे। अब कोई बच्चा जन्म से भी गुस्सेल हो सकता है और धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्तियां प्रभावित करने वाले ऐसी बातें उठे जिसमें बच्चा बड़ा होते होते गुस्से वाला बन गया। तो ये क्या है, हमारे लिए एक डेवलपमेंटल मेथड है जिसमें हम 2 तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि हम बच्चे के अलग अलग एज फैक्टर्स को पकड़ेंगे, 5 साल के बच्चों को भी देखेंगे, फिर 6 साल के बच्चों को भी देखेंगे और हम लोग इसे साइमल्टेनियसली देखेंगे। रैंडम तरीके से हम लोग एकदम से 5 साल के बच्चे उठा लो, इसकी उम्र कौन सी, 5 साल की उम्र का देखो, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि ये जो मेथड्स है ये हमारी बिल्कुल मदद करने वाला है। हम उसके बिहेवियर को देखेंगे कि क्या ये बिहेवियर जन्मजात से था या किसी एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से था। बड़े आसानी से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। यहां पर आखिरी जो टॉपिक है वो है कि साइकोलॉजी, ठीक है हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आखिर एज अ नर्स हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए? ये हमारे सब्जेक्ट के साथ, हमारे प्रोफेशन के साथ कैसे रिलेट करती है? तो इसका रिलेशनशिप देखते हैं। इसका रिलेशनशिप है कि साइकोलॉजी हम लोगों के लिए एक जरूरी बन चुकी है क्योंकि हम नर्स हैं और हमारे सामने एक पेशेंट होता है ना, हम नर्स हैं, हमारे सामने पेशेंट होता है और हमें कहीं ना कहीं पेशेंट को समझना पड़ता है। हमें पेशेंट को क्या समझना पड़ता है? देखिए, जब एक पेशेंट कहता है कि मैं बीमार हूं तो उसका शरीर बीमार होता है, उसके विचार बीमार नहीं होते हैं, तो उसका शरीर बीमार होता है ना, उसकी स्पिरिट बीमार नहीं होती है।
तो बॉडी माइंड एंड द स्पिरिट इन अ हेल्थी स्टेटस, उसमें क्या करते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू गेट इंसाइट इनटू हर own motives, desire, emotion, feeling, attitude, personality, characteristics and ambitions। सबसे पहले ये हमारे अंदर ही ये चीजों को डेवलप कर देती है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे मोटिव्स और फीलिंग्स क्या होती हैं। देन शी विल रियलाइज हाउ हर पर्सनैलिटी इज individualistic and the complex arrives at the decision to her life and solve her problems। पहले एक नर्स खुद को समझती है कि मैं क्या समझ पा रहा हूं अपने आप को, मेरे इमोशनल कब बदले हैं, मेरा एटीट्यूड कब बदलता है, मेरी विशेषताएं कब बदलती हैं। तभी हम लोग एक पेशेंट को समझ पाएंगे कि आखिर सेम सिचुएशन में एक पेशेंट अपने आप को कैसे बदलता है। दूसरा आता है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। हम सबसे पहले अपने आप को समझते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति को समझते हैं। अब हम जहां पर भी काम कर रहे होते हैं एज अ नर्स, हम स्टडी जहां करते हैं, जहां काम करते हैं, जहां हम जन्मे हुए होते हैं, है ना, दूसरों के साथ, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ ही क्यों ना हो, एक बेसिक है जिसमें हम लोग को एक ह्यूमन नेचर हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा हम बेहतर समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुद को समझते हैं एज अ नर्स। दूसरा, उसी परिस्थिति में जब हम खुद को समझ लेते हैं तो उसी परिस्थिति में हम फिर क्या करते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। आप पेशेंट को क्या समझोगे, पेशेंट को समझने के लिए प्रोफेशनल मीन्स प्रोवाइडिंग अ केयर टू द पेशेंट। हमारा पहला मोटो होता है हम पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करें। लेकिन अगर कोई पेशेंट एक्यूट या क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, एग्जाम्पल मान के चलो कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है ना, एग्जाम्पल एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, तो क्या वो टेंशन नहीं रखेगा, क्या वो चिंताओं में नहीं है, क्या वो दर्द में नहीं है, क्या डाउट्स में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन डाउट्स या परेशानियों से निकालना, उसको टेंशन फ्री करना, चाहे आप कैंसर के मरीज को पैलिएटिव केयर ही प्रोवाइड करें, है ना, होलिस्टिक, तो ये हमारा क्या है एज अ नर्स है। तो इसलिए नर्सिस को क्या साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में समझ लेते हैं साइकोलॉजी के दौरान, तो हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति एंजाइटी या फियर से गुजर रहा है। अब हमें ये पता चल गया है कि ही वुड लाइक टू नो एंड व्हाई ही बिहेव। एक व्यक्ति क्या सोचता है और कैसे तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। जब हमें ये पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें उसे कैसे ठीक करना है। देन अ नर्स हेल्प्स द एंटिसिपेट एंड मीट एक्चुअल रिक्वायरमेंट। हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसको कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट आता है टू रिकॉग्नाइज द एबनॉर्मल बिहेवियर। कैसे पता चलेंगे, साइकोलॉजी इज द रिलेवेंट नॉट ओनली इन अ फिजिकल हेल्थ केयर बट आल्सो रिलेवेंट इन द फील्ड ऑफ द मेंटल हेल्थ। ये हमें पता है, साइकोलॉजी हमें मानसिक दबाव को, मानसिक परिस्थितियों के बारे में भी बताती है। मोर पीपल आर सफरिंग विद द मेंटल इलनेस, जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई व्यक्ति सोच विचार को लेके परेशान होता है ना, टेंशन में होता है, ऐसे केस में उसका बिहेवियर बदलता है, तो हम उसके एक एबनॉर्मल बिहेवियर को समझ पाते हैं। लेकिन सेम परिस्थिति जब वो बड़ी लेवल पे बदलने लगती है, जब वो डिप्रेशन में चला जाता है, रस्सी का सांप समझने लगता है, अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशन आने लगते हैं, तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में बदल जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प द पेशेंट एडजस्ट द सिचुएशन। हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को क्या है समझाते हैं कि कैसी भी डिजीज क्यों ना हो, आप उसको क्या करो, अपनी लाइफ के अंदर उससे एडजस्ट करना सीखो, आप उसे एक्सेप्ट करो, ब्रिंग अबाउट द नीड फॉर द मेजर एडजस्टमेंट। हम उस व्यक्ति को उस बीमारी की परिस्थितियों में भी उस एडजस्टमेंट करने के लिए उसकी मदद करते हैं।